नमस्कार, आज़ाद इंडियन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 1 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें, किसानों के संसद में मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास। जी आपको बता दें, कई प्रस्ताव पास कर दिए हैं किसानों ने। किसानी संसद में विद्युत संशोधन विधेयक वापस लेने के प्रस्ताव समेत चल रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बहस। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के हंगामे की वजह से बर्बाद हुए जनता के 133 करोड़ रुपए। सूत्रों से बड़ा खुलासा मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ है, जिसके बाद मोदी सरकार पर विपक्षियों ने बड़ा हमला। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे, एक और विकेट गिर गया है भाजपा का पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, बाबुल सुप्रियो का राजनीति से संन्यास मोदी मंत्रिमंडल से 23 दिन पहले हटाए गए थे। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। लोकसभा सीट भी छोड़ने जा रहे हैं। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के पल्ला झाड़ रही थी सरकार। बाढ़ के बाद नदी किनारे मिला सौ का अंबार, खुलने लगी है पोल केंद्र सरकार की। जी हाँ, और योगी सरकार की भी। इस बीच अगली अपडेट, बिहार में लल्लन सिंह, जी हाँ, नए अध्यक्ष जेडीयू के मिल गया। उनके बारे में आपको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, बोले पेगासस का जब तक जवाब नहीं देगी सरकार, जवाब दे पेगासस जासूसी का, संसद अगले मिनट चलनी शुरू हो जाएगी। इस बीच बड़ी अपडेट, बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, बहुत बड़ी। जानेंगे आखिर कहां पे और जज की हत्या के मामले में उठाया गया है बड़ा कदम। तो सब कुछ खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ने में पूरी तरीके से विफल रहा और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का होगा सुपड़ा साफ मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दर्शक, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, किसानों की संसद में कई प्रस्ताव हुए पास, जिसमें विद्युत संशोधन विधेयक वापस लेने के प्रस्ताव हुआ पारित। वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समेत कई मुद्दों पर बहस। दरअसल किसान संसद में शनिवार को भी विद्युत संशोधन विधेयक तत्काल वापस लेने की सरकार की मांग की गई। वहीं सभी पहलुओं पर बहस के बाद प्रस्ताव को किसान संसद में पारित कर दिया गया है। सरकार की तरफ से 30 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा को विद्युत संशोधन विधेयक 2020 वापस लेने के आश्वासन के बाद भी मानसून सत्र में कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किए जाने पर सदस्यों ने सवाल उठा दिए थे। सदस्यों ने बैठक में आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से इससे किसी भी विधेयक को पेश न करने के बाद भी मुकर गई थी। इसे राष्ट्रीय संसाधन बताते हुए वर्ग के मूल अधिकार के तौर पर देखने की अपील की। और इस बीच सस्ती, पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता बिजली, फ्री कृषि आपूर्ति, आजीविका के लिए किसानों ने जरूरी बताया है। इसके साथ ही कई प्रस्ताव किसानों ने भी पास किया है, जिसमें खास करके किसानों का फायदा हो। दरअसल किसान संसद में जो प्रस्ताव पारित हुए उनमें विद्युत संशोधन विधेयक 2020 और 21 तत्काल वापस हो, संसद के मौजूदा या अगले सत्र में इस तरीके के विधेयक न पेश करें, किसान, कुटीर उद्योग सहित ग्रामीण उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा सहित और नागरिकों के सहित कई मुहैया कराने की भी बात कही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी बहस की जा रही है। किसान संसद लगातार गरज रहे हैं, कहना है कि काले कानून तो वापस लेना ही पड़ेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के हंगामे की वजह से बर्बाद हुए जनता के 133 करोड़ रुपए। जी हाँ, पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष की गतिरोध की वजह से मानसून सत्र संसद के बाधित होने के वजह से जनता के 133 करोड़ रुपए से ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों ने इस बात की शनिवार को इस बात की जानकारी दी है। 19 जुलाई को शुरू हुए संसद के सत्र के पहले दिन में विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर चर्चा और सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। विपक्षी पार्टियां उस रिपोर्ट का हवाला देकर सरकार पर निशाना साध रही हैं। इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके सरकार विपक्षी नेताओं, जजों, मंत्रियों और अन्य के फ़ोन को हैक कर रहे हैं। इसी बीच शनिवार को अज्ञात सरकारी सूत्रों के जरिए मीडिया को दिए गए एक बयान में कहा गया है कि संसद के गतिरोध की वजह से लोकसभा में संभावित 54 में से केवल 7 घंटे हुआ है, जबकि राज्यसभा में संभावित 53 में से 11 घंटे कम हुए हैं। अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बाबुल सुप्रियो की राजनीति से संन्यास, मोदी मंत्रिमंडल से 23 दिन पहले ही हटाए गए थे। जी हाँ, बीजेपी का पश्चिम बंगाल में गिरा एक और विकेट, लोकसभा सीट भी छोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखी एक पोस्ट में अपने मन की बात साझा की और उन्होंने लिखा है कि फिलहाल अलविदा, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जा रहा हूँ। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम में किसी ने मुझे नहीं बुलाया है, मैं कहीं नहीं जा रहा। आपको बता दें कि 8 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले
7 जुलाई को 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। इसमें बाबुल सुप्रियो भी शामिल थे। हालांकि बाबुल सुप्रियो तब से ही नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं फेसबुक पोस्ट में उन्होंने आगे लिख दिया था, सामाजिक कार्य के लिए राजनीति को छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा है कि मैं हमेशा एक टीम का खिलाड़ी रहा हूँ, हमेशा एक टीम को सपोर्ट किया है। मोहन बागन का एक भी पार्टी का समर्थक किया है। भाजपा बाबुल सुप्रियो ने इस बात का भी जिक्र किया है कि वो बहुत पहले से ही पार्टी छोड़ना चाहते थे और वो पहले ही मन बना चुके हैं। अब राजनीति में नहीं रहना चाहता हूं। और उन्होंने कहा है कि फिलहाल चुनाव से पहले पार्टी संग मेरे कुछ मतभेद थे और वो बातें चुनाव से पहले ही सभी के सामने आ चुकी थी। हार के लिए मैं तो जिम्मेदार लेता हूं। तो इस तरीके से ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। आपको बता दें उपलब्धि, बाइडेन प्रशासन में शामिल हुए भारतीय मूल के राशिद हुसैन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के राजदूत। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक राशिद हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है। दरअसल राशिद पहले मुस्लिम हैं जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। राशिद की जिम्मेदारी धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाने वाली अमेरिकी डिप्लोमेसी को आगे ले जाने की होगी। अमेरिकी यहूदी समिति ने राशिद हुसैन की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए राजदूत नियुक्त करने के लिए बाइडेन प्रशासन की सराहना की है। राशिद हुसैन मौजूदा समय में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भागीदारी और वैश्विक जुड़ाव के निदेशक हैं। व्हाइट हाउस के जरिए बयान में दिया गया है। तो दोस्तों, अमेरिका ने एक भारतीय मुस्लिम को इस तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें तो दोस्तों, मोदी सरकार, योगी सरकार पूरी तरीके से हुई एक्सपोज। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों से पल्ला झाड़ रही थी सरकार। बाढ़ के बाद नदी किनारे मिला 100 का अंबार। जी हाँ, सरकार कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का पल्ला झाड़ रही है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने भी राज्यसभा में कहा है कि फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई थी। सरकार इन दावों की पोल खुद गंगा किनारे दफन मृतकों के शव कर रहे हैं। बाढ़ के कारण यूपी में कोरोना काल के दौरान रेत में दफनाए गए शव बाहर निकल गए हैं और वो नदी किनारे उनका अंबार लग गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी में गंगा का जलस्तर काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ते जल स्तर के कारण गंगा के किनारे में कटान भी हो रही है। बीते शुक्रवार को कटान की वजह से प्रयागराज के गंगा घाट पर रेत में दफनाए गए शव बड़ी संख्या में कब्रों से बाहर निकाले गए हैं और उनका अंतिम संस्कार किया गया है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को प्रयागराज के फाफा मऊ घाट पर कटान की वजह से करीब 60 शव कब्रगाह से बाहर निकल गए हैं। तो दोस्तों, अब यानी डेड बॉडीज भी बता रही हैं मोदी सरकार की क्रूरता की गवाही दे रही हैं कि कैसे ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हुई है। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिहार में ललन सिंह बने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में सर्वसम्मति से ललन सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। जंतर मंतर स्थित पार्टी कार्यालय में हो रही इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे। आपको बता दें कि जदयू के अध्यक्ष पद की रेस में राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा था। ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार के बेहद नजदीकी माने जाते रहे हैं। राजीव रंजन और ललन सिंह वर्तमान में मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू के सांसद हैं। नीतीश कुमार ने उनकी गहरी दोस्ती वर्ष 1970 में हुई थी। ललन सिंह को पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में जाना जाता है। ललन सिंह पार्टी के बनने के बाद अब नीतीश के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि कुछ साल पहले दोनों के बीच मतभेद भी हुए थे, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। वहीं बैठक से पहले जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। कांग्रेस का निशाना, कहा केंद्र सरकार पेगासस पर तत्काल जवाब दे, संसद अगले मिनट चलने शुरू हो जाएगी। दरअसल कांग्रेस ने शनिवार को कहा है कि अगर केंद्र सरकार पेगासस जासूसी प्रकरण पर कुछ सवालों के जवाब दे तो संसद की कार्रवाई अगले मिनट चलने लगेगी। लेकिन वह इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। दरअसल पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि संसद तत्काल चलेगी, अगले मिनट चलने लगेगी, लेकिन एक छोटी सी चीज़ सरकार को करनी पड़ेगी और वो ये है कि सरकार को 2 सवालों का जवाब देना होगा। पहला ये है कि क्या सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। दूसरा ये है कि क्या व्यक्ति विशेष के खिलाफ
फोर्स का उपयोग किया गया है, और अगर हाँ तो उनके नाम बताइए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार इस पर चर्चा नहीं चाहती है, सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। पेगासस के कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। 19 जुलाई से मानसून सत्र आरंभ हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें, हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ मिजोरम में दर्ज हुआ एफआईआर। जी हां, बड़ी खबर, भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ दरअसल असम और मिजोरम के बीच खूनी संघर्ष के 5 दिन बाद तनाव कम नहीं हुआ है। दोनों तरफ से पुलिस की कार्रवाई के लिए वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच आपको बता दें कि असम पुलिस ने मिजोरम के 6 पुलिस अधिकारियों को हिंसा के मामले में तलब कर लिया है, और जवाब में मिजोरम पुलिस ने असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया है। इस वीडियो के जरिए आपको बता दें कि हेमंत बिश्व शर्मा की जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा का इसमें जो रोल दिख रहा है वो कहीं ना कहीं भड़काने वाला है। माना जा रहा है कि हेमंत शर्मा के कई बयान ऐसे थे जिसके बाद इस तरीके की हिंसा हुई है, तो मिजोरम में इनके खिलाफ ही, मुख्यमंत्री के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हो गया है। अगली अपडेट लेते हैं, धनबाद जज डेथ। जी हाँ, दरअसल सीबीआई कर सकती है जांच, हेमंत सरकार ने की अनुशंसा, डीओपीटी जल्द। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हालत में हुई मौत मामले की जाँच को तेज हो सकती है। दरअसल विशेष सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की है। कहा जा रहा है कि फिलहाल झारखंड सरकार द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुशंसा की गई है। करीब 1 सप्ताह के अंदर सीबीआई की जांच के आदेश संबंधित डीओपीटी से निर्देश आ सकता है। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय होने का आश्वासन दिया है। राज्य के सचिवालय में सोरेन ने आनंद के परिजनों से मुलाकात के दौरान कहा है कि पुलिस उनकी जांच कानूनी ढंग से जल्द पूरी करेगी और परिवार को न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता यही है कि न्याय हो। इस मुलाकात के बाद सीएम कार्यालय ने कहा है कि आनंद के परिजनों ने राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी को लेकर संतोष जताया है और आनंद की पत्नी की अनुकंपा नौकरी देने की मांग की गई है, और इसके साथ ही जांच सीबीआई से भी हो सकती है। हम चलते हैं अगले अपडेट। मांगों पूरा नहीं होने पर जीएसटी देना बंद करे, विरोध प्रदर्शन में बोले प्रधानमंत्री मोदी के भाई खुलकर मैदान में आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल नरेंद्र मोदी के भाई गुजरात में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कारोबारियों के समर्थन में आवाज़ बुलंद कर दी है। मोदी ने कहा है कि फिलहाल जब तक मांगें नहीं मानी जाती है तब तक जीएसटी का भुगतान करना ही बंद कर दो। विरोध प्रदर्शन कर रहे के पक्ष में बोलते हुए प्रहलाद मोदी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी या फिर कोई और हो, उन्हें आपकी सुननी पड़ेगी। प्रहलाद मोदी का कहना है कि वो देश भर के 6.5 लाख राशन दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रहलाद मोदी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री मोदी के भाई हैं। उन्होंने व्यापारियों से कहा है कि अपनी मांगें मनवाने के लिए महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर रहे हैं ताकि उन तक संदेश पहुंचे। ठाणे में विरोध प्रदर्शन के दौरान पहुंचे उन्होंने विरोध प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपके दरवाजे आएँ। और प्रहलाद ने आगे कहा है कि फिलहाल पहले कारोबारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर पत्र लिखे, क्योंकि आपने पूरी मांगें होने पर जीएसटी देने को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, पाकिस्तान संसद में एक सुर में गरजी सभी महिलाएं। दरअसल सांसद बोली दुष्कर्मियों को चौराहे पर फांसी हो। दरअसल पाकिस्तान में इन दिनों एक रेप केस ज़्यादा चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों को देखते हुए महिला सांसदों ने दुष्कर्मियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल महिला सांसदों ने एक सुर में ये मांग की है कि सभी दुष्कर्मियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए, जिससे कि दूसरे अपराधियों में डर पैदा हो सके। डॉन अखबार में शनिवार को बताया गया कि सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज समेत कई पार्टियों ने मांग की। दरअसल पाकिस्तान में इन दिनों रेप केसेस में बढ़ोतरी हो चुकी है, जिस वजह से ये बड़ी मांग उठने लगी है। और इस तरीके की हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तालिबान के निशाने पर संयुक्त राष्ट्र, अफगानिस्तान में यूएन की इमारत पर भी किया हमला। दरअसल अफगानिस्तान में चल रही लड़ाई में अब संयुक्त राष्ट्र संघ की भी निशाना तालिबानियों ने बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल अब शुक्रवार को पश्चिमी अफगान हेनान प्रांत के स्थित यूएन की मुख्य इमारत पर सरकार विरोधी तत्वों ने हमला कर दिया है। हमले में वहां तैनात एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई है। अफगानिस्तान स्थित यूनाइटेड असिस्टेंट मिशन ने इस बात की जानकारी दी है। यह हमला रॉकेट और ग्रेनेड से किया गया है। इसके अलावा गोलियां भी बरसाई गई हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ये हमला
उस वक्त हुआ जब तालिबान लड़ाके हेरात शहर के अंदर तक घुस आए हैं और यहाँ संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रांतीय मुख्यालय के पास उनका अफगान सुरक्षा बलों से जोरदार मुठभेड़ भी हुई थी। हमले के बाद जारी बयान में यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि वो जल्द से जल्द इस बात का पता लगाएंगे कि क्या वास्तव में ये हमला किसने किया है। यह जानकारी जुटाने के लिए वो तमाम पक्षों में संपर्क कर रहे हैं। तत्कालीन रूप से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संयुक्त राष्ट्र की इस इमारत पर किसने हमला किया है। हालांकि एक पश्चिमी सुरक्षा अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि इस घटना के बाद वहां सभी राजनीतिक भवनों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भवन के प्रवेश द्वार की तरफ हमला किया गया था और वहां ये स्पष्ट दर्शाया गया था। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। वो तो आम कैसे खाते हैं जैसे सवालों के आदी हैं। महंगाई पर चर्चा कैसे करेंगे, पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी का तंज। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि महासचिव यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में महंगाई जैसे आमजन के मुद्दों पर भी चर्चा करने से डरते हैं। उन्होंने महंगाई से जुड़ी खबरों की कतरन शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि वो आप आम कैसे खाते हैं जैसे सवालों की आदी हैं, इसलिए बढ़ती महंगाई जैसे आम जनों को परेशान करने वाले सवालों पर संसद में चर्चा करने से डरते हैं। और वो कैसे करेंगे भी, क्योंकि भयंकर महंगाई जिन मुद्दों पे आई थी भाजपाई वो नहीं कर पाए पूरी तरीके से भरपाई। अब चारों तरफ है केवल महंगाई, इसलिए आप कैसे आम खाते हैं जैसे सवालों से डर गई है मोदी सरकार। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अधूरी बैठक पे पंजाब के दलित कांग्रेस विधायक हुए नाराज। दरअसल पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के दलित विधायक पर 4 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, तो इस बीच बैठक के महज 30 मिनट में ही खत्म हो गई। इनमें कई विधायक नाराज हो गए, उनकी बैठक में बोलने का मौका नहीं मिला। इसके कारण सिद्धू ने मंगलवार को पुनः दलित विधायकों की बैठक बुला ली। वहीं मोहाली, रोपड़, फतेहगढ़ साहिब और मलेरकोटला जिले की बैठक में वर्करों का गुस्सा भी फूटा। वर्करों ने खुलकर कहा कि सरकार तो कांग्रेस की आ गई लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया गया था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं तो दोस्तों यूपी आपको बता दे दलित पिछड़ों को जोड़ने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी भाजपा। 15 अगस्त के बाद बड़े स्तर पर शुरू होगा अभियान, लेकिन इस अभियान के पहले ही फुट मस्ती नजर आ रही जनता जनार्दन में जबरदस्त गुस्सा। दरअसल यूपी में बीजेपी समेत सभी दलों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी दल अपने अपने तरीके से प्रत्याशियों को लुभाने में जुट गए हैं। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को आशीर्वाद यात्रा निकालने का आदेश दे दिया है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने सांसद इस यात्रा के जरिए अपने समाज को पार्टी से जोड़ने की कवायद कर रहे हैं। यूपी चुनाव में जीत के लिए भाजपा कोई भी दांव छोड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस, सपा और बीएसपी भी चुनाव अपने पाले में करने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। तीनों की नज़र इस चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक पर है। बीएसपी की एक बार फिर से ब्राह्मणों को लुभाने में जुट गई हुई है। वहीं सपा ने आरएलडी के साथ मिलकर जन समर्थकों की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच जो योगी सरकार का जन आशीर्वाद यात्रा निकल रहा है इससे लोगों में गुस्सा भी फूट पड़ा है। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 आरपीआई भी उतारेगी अपने प्रत्याशियों को। सपा बसपा पर गरजे अठावले। दरअसल आपको बता दें कि यूपी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए अठावले ने 26 सितंबर से बहुजन कल्याण यात्रा भी निकालने जाने का ऐलान कर दिया है। सपा बसपा और कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इन दोनों सभी सियासी दलों ने अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। केंद्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले अब यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी के मद्देनजर आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले लखनऊ पहुंचे और यहां पर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर यूपी में बसपा को टक्कर देने के लिए 10 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की मांग की है। हम चलते हैं अपडेट। भ्रूण हत्या रोकने के मुखबिर योजना राशि 2.5 लाख से 3 लाख के रुपए बढ़ाई गई। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने समाज में बेटियों को बचाने के लिए जागरूक करने एवं सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मुखबिर योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल से प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश में भ्रूण लिंग परीक्षण को रोकने एवं बेटियों को बचाने के लिए PCNDDT एक्ट की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल
साल पूर्व में मुखबिर योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण संबंधी प्राप्त सूचना पर 3 किस्तों में 2.5 लाख रुपए तक की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती थी, लेकिन अब इसे और व्यवहारिक बनाते हुए सफल निकाय ऑपरेशन पर कर दिया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, सपा नेताओं के लिए पार्टी ने की सोशल मीडिया गाइडलाइंस की नई बातें। दरअसल समाजवादी पार्टी ने पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म अनुशासित, मर्यादित और शालीन और संयमित भाषा का ही प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक तौर पर कोई भी अभद्र, महाहानिकारक और विद्वेषपूर्ण टिप्पणी पार्टी अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखेगी और सबको बचना है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने सभी जिला व महानगर अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, सांसद व पूर्व सांसद, विधायक व पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों को पत्र लिखकर इस आशय का निर्देश दे दिया है। लिखा है कि हमारी किसी भी टिप्पणी या पोस्ट से किसी पर अनर्गल आक्षेप न हो। पार्टी नेता के खिलाफ कोई बात आए तो उसे भी आगे ना बढ़ाएं। इस तरीके के कृत्यों से पार्टी और नेतृत्व की छवि प्रभावित होगी। हम चलते हैं अगले अपडेट। काला जखेड़ी के पीछे 30 अधिकारी, 10,000 किलोमीटर तक पीछा और यूं अंजाम तक पहुंचा ऑपरेशन। जी हाँ, दरअसल काला जठेरी को पकड़ने के लिए 30 अधिकारियों को उनके पीछे लगाया गया था। अधिकारियों ने 10 किलोमीटर तक पीछा किया, तब जाकर एक ढाबे से काला जखेड़ी को पकड़ा गया। डीसीपी स्पेशल सेल मनीषी चंदा ने बताया कि कल 2 बजे तक जब तक काला पकड़ा न गया, हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं मिली थी। हम पिछले 15 दिनों से 7 राज्यों में इसकी तलाश कर रहे थे। राजस्थान और कई राज्यों में इनके पीछे रहे। हम तब जाकर पकड़ा गया। बताया गया कि 2 बजे तक उसके काला पकड़ा ना गया और उसकी कोई सूचना नहीं मिली थी, लेकिन काला जखेड़ी को पकड़ लिया गया। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर, लेकिन अगर आपको